नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम लोकतंत्र में समानता अध्याय जो 7वीं कक्षा में राजनीति विज्ञान की पुस्तक का अध्याय है, इससे संबंधित बातें हमने पिछली कक्षा में की थी और हमने बताया था कि लोकतंत्र में समानता का होना क्यों आवश्यक है और इसका क्या असर हम सबों पर पड़ता है। समानता की जो अवधारणा है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और बिना किसी भेदभाव के हमारे देश में सबों को उपलब्ध है। ज़रा सोचिए कि लोकतंत्र नहीं होता तो क्या वो समानता का जो भाव है सबके ऊपर एक समान से लागू हो सकता था। हमने पिछले अध्याय में इसी समानता के आधार पे इसकी उपयोगिता लोकतंत्र में कितनी है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की थी और बढ़ते हुए अपने देश में, विश्व में जितनी भी असमानताएं दिखती है, चाहे वह रंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या धन की प्राप्ति के आधार पर हो, साथ ही साथ क्षेत्र के आधार पर भी भेद पाया जाता है। लेकिन जब समानता की बात आती है तो हर जगह विभेद को समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। तो सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की थी और अब हम इस अध्याय पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद सही गलत होगा, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी, इसके बाद अंत में हम जोड़े मिलाने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं कि आपने जो अध्याय में इस कक्षा में अध्ययन किया है उस आधार पर आप कितने प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हैं। और हम अब शुरू करते हैं आपके सामने ये पहला प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ है। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, इनमें कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है। तो चार विकल्प दिए हुए हैं: विविधता, समानता, मताधिकार और अस्पृश्यता। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि लोकतंत्र के आधार में किन चीज़ों का होना आवश्यक है। हमने बताया था चूँकि विविधता है तभी तो समानता की बात होती है और समानता तो लोकतंत्र का आधार है ही है और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ जनता को मताधिकार प्राप्त होता है। अतः जो विकल्प डी है, अस्पृश्यता, यह सही उत्तर होगा। इनमें कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है, इसका सही उत्तर डी अस्पृश्यता है। इसके बाद आगे प्रश्न है, शहरों में भेदभाव का उदाहरण क्या है। ऐसा देखा जाता है बच्चों कि जहाँ अशिक्षा है या गरीबी है या जो सुदूर के इलाके हैं वहाँ अभी भी परंपराओं ने, प्रथाओं ने जड़ पकड़ रखी है और भेदभाव का विवरण या भेदभाव के जो उदाहरण हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो शहरों में ये चीज़ कम पाई जाती है, लेकिन शहरों में भेदभाव का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ रहता है। तो हम इन विकल्पों में देखें कि कौन सा शहरों में भेदभाव का सही उदाहरण है। विवाह का जातिगत विज्ञापन, बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना, जाति धर्म के नाम पर किराए पर मकान देना या 4 में इनमें सभी। शहरों में अगर अखबार आपने देखा होगा बच्चों तो ये देखा होगा कि वहाँ जातिगत विज्ञापन किस स्वरूप में आते हैं। विज्ञापनों में लिखा रहता है कि ऐसी कन्या या ऐसे वर चाहिए और साथ में यह भी लिखा होता है स्वजातीय या शुरू में ही जाति का प्रदर्शन, धर्म का प्रदर्शन जिक्र कर दिया जाता है ताकि उनके पास जो रिश्ते आएँ वह अपने जाति, अपने धर्म से ही संबंधित लोगों के आएँ। तो शहरों में यह भेदभाव का एक उदाहरण समझ लीजिए तो यह पाया जाता है। इसके बाद है बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना। यहाँ आप कह सकते हैं बच्चों कि निजी स्कूलों में जाने में क्या भेदभाव की बात है, जो समर्थ है वो भेज सकते हैं। हमारे यहाँ सरकार ने कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की है, यानी ऐसा राज्य जो कल्याण के लिए, सबों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है और
अगर यहाँ कुछ बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं और कुछ बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते हैं जहाँ की पढ़ने का जो शुल्क है वो बहुत ज़्यादा है निजी स्कूलों में, जहाँ और वहीं सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हमारे संविधान में बात की गई थी। तो यहाँ बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना भी भेदभाव का एक उदाहरण है। जाति धर्म के नाम पर किराए पर मकान देना, यह शहरों में आम है कि वो पहले पूछते हैं कि किस इलाके से हैं, किस जाति के हैं, अन्यथा मैं आपको अपना घर रहने के लिए नहीं दूंगा। यह भेदभाव भी पाया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर इनमें सभी होगा, क्योंकि तीनों ही तरह के भेदभाव शहरों में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग आजकल अपने को किस शब्द से संबोधित होना पसंद करते हैं? जाति व्यवस्था हमारे समाज के लिए एक धब्बे के समान है। बहुत पुराने ज़माने में जब ग्रंथों की रचना हुई थी तो जो समाज के दलित यानी कि जो सबसे नीची पायदान के लोग थे, उन्हें कुछ और कहकर संबोधित किया जाता है। अस्पृश्य शब्द संविधान में दिया गया। अति पिछड़ा ये शब्द हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, पिछड़ा और उसमें भी अति पिछड़ा। साथ ही हरिजन शब्द जो है वह महात्मा गांधी ने दिया था। और दलित, तो दलित शब्द कहलाना अनुसूचित जाति के लोग अभी पसंद करते हैं। यह सही उत्तर है। हमने अध्याय में पढ़ा था, लोकतंत्र में समानता अध्याय में पढ़ा था कि कई ऐसे लेखक हुए या कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बचपन में या अपनी पढ़ाई के दौरान या सामाजिक व्यवस्था की वजह से काफ़ी भेदभाव को झेला, छुआछूत को झेला और फिर भी उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया। तो इसी तरह एक जूठन रचना की गई थी जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक थे, उनकी ये रचना है। इसमें पूछा गया है कि यह किस प्रकार की रचना है। इसमें जूठन जो रचना है, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन की कहानी को प्रस्तुत किया है, अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत किया है। अतः इस रचना, ये जो चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर आत्मकथा होगा, यानी कि तीसरे नंबर का जो विकल्प है आत्मकथा, यह इसका उत्तर है। नागरिक अधिकार अधिनियम अमेरिका में कब बना? हमने अध्याय की जब चर्चा की थी, जब कक्षा हम ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि रोजा पार्क्स नाम की एक महिला को टिकट होते हुए भी अपनी सीट से उठा दिया गया था, जो कि अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। और इस घटना को उन्होंने अपने आत्मसम्मान के विरोध में लिया और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, नागरिक अधिकार आंदोलन। यह 1964 में शुरू हुआ था और इसके बाद ही नागरिक अधिकार अधिनियम अमेरिका में बनकर लागू हुआ। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष से सभी राज्यों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो मध्याह्न भोजन भी हमारे देश में समानता को प्रदर्शित करता है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के बच्चे एक साथ विद्यालय में, अपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा कि दोपहर का भोजन एक साथ बैठकर करते हैं, और हमने पढ़ाते समय भी बताया था। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष से सभी राज्यों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया था? इसका सही उत्तर 2001 है और यह दूसरे विकल्प में दिया हुआ है। और अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न है, जूठन पुस्तक के लेखक कौन है? अभी तुरंत हमने 5वें प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर दिया था, मिलता जुलता सा प्रश्न था कि जूठन पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा के रूप में है और ओम प्रकाश वाल्मीकि इस पुस्तक के लेखक हैं। और अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो मैं पहले प्रश्नों को बोलकर उसके बाद उससे संबंधित कुछ विवरण देकर आपको उत्तर बताऊंगी। पहला जो प्रश्न है, समानता डैश की मुख्य विशेषता है। तो समानता अगर न हो
तो लोकतंत्र का आधार समाप्त हो जाता है। अतः समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। दूसरा प्रश्न है वयस्क मताधिकार सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। इसमें शुरू में डैश दिया हुआ है। तो वयस्क मताधिकार का मतलब कि एक खास उम्र के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को जो कि वयस्क हैं, 18 वर्ष की उम्र सीमा से ऊपर हैं, उन्हें मत देने का अधिकार है और यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तीसरा प्रश्न है भारत में प्रचलित असमानताओं में एक है जातिगत व्यवस्था। यहाँ खाली स्थान में जातिगत शब्द आएगा। चूँकि भारत में नस्लीय भेदभाव से ज़्यादा जातीय और धार्मिक भेदभाव देखने को मिलता है। जाति ने यहाँ इतनी गहरी जड़ें जमाई हुई हैं कि यह विभिन्न धर्मों में भी किसी न किसी स्तर पर पाया जाता है। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। ये बिना किसी भेदभाव के भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, उपबंध हैं, नियम हैं, ये सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू होते हैं। अतः यहाँ खाली स्थान में समान शब्द आएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम राज्य से प्रारंभ किया गया। तो तमिलनाडु राज्य से यह प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत थी यह 2000 में शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2001 में पूरे देश में यह कार्यक्रम लागू हो गया था। यहाँ आप सभी उत्तरों को देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में अभी और प्रश्न हैं। हम छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना से डैश पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। जहाँ एक जगह बिना किसी भेदभाव के सारे बच्चे भोजन करते हैं तो ऐसे में जो भेदभाव का मसला है वह कमज़ोर पड़ता जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर बढ़ता जाता है। तो इस योजना से यहाँ जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। सातवां प्रश्न है एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, अभी अभी हमने बताया था कि रोजा पार्क्स, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने की वजह से अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया और वहाँ नागरिक अधिकार अधिनियम बनकर लागू हुआ। रोजा पार्क्स यहाँ सही उत्तर होगा। आठवां जो प्रश्न है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के व्यवहार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के डैश को ठेस पहुंची। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के दिल को ठेस पहुंची, कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, गरिमा को ठेस पहुंची। तो सही उत्तर हम देंगे कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। और नवा प्रश्न है अनुसूचित जातियां डैश संबोधन से दलित कहा जाना अधिक पसंद करती है। बच्चों अभी अभी हमने बताया था कि महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था। उससे पहले उन्हें किसी और संबोधन से पुकारा जाता था या उनको व्यक्त किया जाता था, तो उन्होंने हरिजन कहा। यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं वे हरि के जन हैं, साक्षात भगवान के जन हैं। तो इस संबोधन से बाद में उन्हें स्वतंत्र भारत में दलित शब्द से संबोधित किया गया, उनको एक पहचान दी गई। तो हरिजन संबोधन से दलित कहा जाना अधिक पसंद करते हैं। उपनिवेश का आशय है एक देश पर विदेशी शासन। यहाँ डैश में उपनिवेश आएगा क्योंकि एक देश पर जब कोई और देश अपने नियम कानून लाता है या उसे अपना कब्जा जमा के रखता है, उसके पास एक स्वतंत्र सरकार नहीं होती, उसके पास अपने नियम बनाने के साधन नहीं होते, अधिकार नहीं होते। जिस देश ने कब्जा कर रखा है उस देश के का ही नियम कानून और शासन होता है। तो यहाँ हम उसे कहेंगे कि उपनिवेश का आशय है एक देश पर विदेशी शासन। और अब हम देख रहे हैं इस यही सही उत्तर था। सारे जो खाली जगह थे उनमें उत्तरों को दिखाया गया है, लाल रंग से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और हैं रिक्त स्थानों में। 11वां प्रश्न है लोकतंत्र में डैश पर आधारित व्यवहार वर्जित रहता है।
यानी कि समानता के आधार पर बात है, तो जो भेदभाव पर आधारित व्यवहार है वह वर्जित रहता है। 12वां प्रश्न है, लोकतंत्र में समान अधिकार, समान कानून प्राप्त होता है। समान मत या समान मताधिकार हम कह सकते हैं यहाँ, यह सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में अवसर की समानता को सर्व प्राथमिकता दी गई है। तो ये था इन तीनों का उत्तर। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें कितने सही किए और आपने इन प्रश्नों में कितने सही उत्तर दिए। तो 12वां जो प्रश्न था कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार, समान कानून प्राप्त होता है, यहाँ हमने मताधिकार की बात की थी, बट इसका सही उत्तर लोकतंत्र में सबको समान अधिकार, समान कानून प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखें कि प्रश्नों का स्वरूप बदला है और आगे आने वाले प्रश्न किस तरह के हैं। और ये जो प्रश्न है यह जोड़े मिलाने वाला प्रश्न है। तो हमने अपने लोकतंत्र में समानता की जो कक्षा थी उसमें जो जो बातें की थी, जो बिंदु हमने बताए थे, जिन मुद्दों की हमने चर्चा की थी, उन्हें आधार मानकर इसे बनाया गया है। एक तरफ कुछ महान पुरुषों के नाम हैं, कह सकते हैं ऐतिहासिक पुरुषों के नाम हैं, जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी त्याग किया या समाज के लिए ऐसे मानदंड बनाए जो आज भी लोकतंत्र में शामिल हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में शामिल हैं। दूसरी ओर उनसे संबंधित सही उत्तरों को रखा गया है जो कि विशिष्ट रहा है, विशिष्टता रही है और इसे ही मिलाने की ज़रूरत है। तो पहला जो है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे यहाँ इन्हें संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और चूँकि ये एक अनुसूचित जाति से थे, काफ़ी बचपन में इन्होंने भेदभाव का सामना किया, अस्पृश्यता जो छुआछूत का मसला कहते हैं उसका सामना किया और इन्होंने इतनी पढ़ाई की कि विदेश जाकर इन्होंने कानून की शिक्षा ली और वापस आकर इस देश का संविधान निर्मित करने में महती भूमिका यानी एक बड़ी वाली भूमिका निभाई। और इसका सही उत्तर हम लगाएंगे कि महार जाति के सदस्य, यानी कि इनकी जाति काफ़ी उस समय के काफ़ी कमतर मानी जाती थी। अतः पहला जो नाम है उसके साथ घ उत्तर होगा। दूसरा है अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की बेहद महत्वपूर्ण और सटीक परिभाषा कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने दी थी। तो दूसरा जो नाम है इसके साथ उत्तर क होगा कि लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा। तीसरा नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इनसे संबंधित 2 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम जूठन था। तो इस तीसरे नाम के साथ उत्तर ख होगा, जूठन के लेखक। और चौथा जो है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है। सत्य और अहिंसा की इन्होंने जो मशाल जलाई थी, समानता के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया, आज़ादी के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया, तो इस वजह से हमारे हिंदुस्तान में इनका नाम हमेशा से अमर रहा है और अमर ही रहेगा। तो इन्होंने अनुसूचित जातियों को हरिजन कहकर संबोधित किया था, ये संबोधन इन्होंने ही दिया था। अतः यह प्रश्न जो चौथे नंबर पर जो नाम है यानी कि महात्मा गांधी के साथ उत्तर ग हरिजन संबोधन के जनक सटीक है। हम अब देखते हैं कि हमने किन किन प्रश्नों को सही किया और आप भी देखिए कि आपने कक्षा में पढ़ने के बाद किन किन प्रश्नों के सही उत्तर दिए। बच्चों, यहाँ चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हैं। सही गलत का चयन करें। भारत में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। यह इसका उत्तर सही है क्योंकि हमारे यहाँ सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के संबंध में सबों को समान अधिकार
दिए गए हैं। देश में अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हमारे यहाँ अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना था, उस अधिनियम के द्वारा इसको कानूनन समाप्त कर दिया गया है। इक्की दुक्की घटनाएं, दुख की बात है कि अभी भी देखने में आ जाती हैं कभी कभी। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अस्पृश्यता को एक अपराध की तरह लें। और तो यह भी सही है कि देश में अस्पृश्यता को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों के स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी है। तो यह कार्यक्रम लाया है इसीलिए गया था कि बच्चे जब स्कूल से छूटकर घर जाते थे वापस लौटकर आते नहीं थे, और कभी कभी बच्चे जब बिना खाना खाए आते थे वैसे में उनका दिल पढ़ने में नहीं लगता था और वो स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की वजह से ऐसे बच्चे भी स्कूल में प्रवेश लेने लगे जिनके पास संसाधन नगण्य थे या बिल्कुल नहीं थे, और आने के बाद चूँकि उन्हें भोजन भी मिलता है और पढ़ने का साधन भी मिलता है, इस वजह से उनकी उपस्थिति बढ़ी है, उनका नामांकन बढ़ा है। अतः यह इसमें भी सही होगा। चौथा है, धर्म के आधार पर भेदभाव करने की घटनाएं अब भारतीय समाज में बिल्कुल नहीं होती। हम देख रहे हैं अपने समाज में कि धर्म के आधार पर भेदभाव की घटनाओं में कुछ कमी जरूर आई होगी, मगर यह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। यानी कि समाज में अभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव की घटनाएं होती रहती हैं। अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आज किसी भी देश के लोकतंत्र में महिलाएं समान राजनीतिक अधिकार से वंचित नहीं हैं। तो बहुत से देशों में महिलाओं को मताधिकार और अन्य राजनीतिक जो अधिकार थे काफ़ी देर से मिले। हमारे देश में इन अधिकारों को संविधान बनने के समय ही वर्णित करके महिलाओं को दे दिया गया था, लेकिन कई देश अभी हैं जहां की महिलाएं समान राजनीतिक अधिकार से वंचित हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। छठा जो है, आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। आतंकवाद कभी किसी एक छोटे से इलाके क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन यह बढ़ता बढ़ता पूरे विश्व में फैल चुका है, और शायद ही कोई देश हो जहाँ जो इससे अछूता हो, जहाँ की विद्रोह न हो रहा हो, विरोध की घटनाएं न हो रही हो, और उन्हें दूसरे देशों से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग होती है, उन्हें समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे विश्व में अपना फैलाव कर लिया है और धीरे धीरे जड़ें भी जमा ली है। तो यह किसी एक देश विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। अतः इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, यह सही है। सातवां प्रश्न है, 1964 के पूर्व अफ्रीकी अमेरिकनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में समान नहीं समझा जाता था। रोजा पार्क्स की घटना की चर्चा हमने की थी। उसके बाद उनके आंदोलन की शुरुआत के बाद ही वहाँ नागरिक अधिकार अधिनियम बना, जिसके कारण कि नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। तो अफ्रीकी अमेरिकनों को आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें कानून बनने के बाद काफ़ी कमी आई है। उन्हें हर तरह की समानता नागरिक के रूप में प्रदान की गई है, लेकिन 1964 के पहले काफ़ी बुरी स्थिति थी। अतः इस प्रश्न का उत्तर है कि ये सही है। हमने बिल्कुल सारे सवाल सही किए। बच्चों, आपने कितने सही और गलत किए? क्योंकि आपके इन प्रश्नों के आधार पर एक मूल्यांकन भी आपका हो सकता है ना, कि आपने कितने अंक प्राप्त किए और आपने कक्षा में जो बातें पढ़ाई गई, जो बातें बताई गई, उस पर कितना अमल किया, उसे अपने कितना आपने उस पर ध्यान दिया। बच्चों, हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे आपसे। तो प्रश्न उत्तर आपने कर लिया है और एक बार फिर से दोहराएंगे इस पाठ को और अलग से भी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा समय ख़त्म हो चुका है, तो हमें अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।